मैं अपने कमरे में बैठी थी और बाहर मेरी किस्मत का फैसला हो रहा था। कितने दिनों से अम्मी कह रही थी कि वो रिश्ते वालों को बुलाएंगे और आज उन्होंने बुला ही लिया। मगर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जब से मेरे साथ वो कॉलेज वाला मामला हुआ था, तब से मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात करूं या किसी नए रिश्ते में खुद को जुड़ता हुआ देखूं। लेकिन अब मैंने कोई एहतजाज नहीं किया था। मुझे अम्मी पे भी तरस आता था। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे बेवकी के बावजूद भी खूब अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा किया था और मेरी पढ़ाई का भी हरज ना होने दिया था। अब्बा के जाने के बाद अम्मी ने घरों में काम करके मुझे पाल पोस के इतना काबिल बना दिया कि अब मैं अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी और उसी तनख्वाह से हमारे घर का गुजर बसर चल रहा था। और कुछ अर्सा पहले अम्मी ने भी मामू से अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा ले लिया था, जो उन्होंने खुशी खुशी दिया था, क्योंकि अम्मी ने अपना ज़्यादातर हिस्सा उन्हें ही बख्श दिया था। हिस्सा लेने के बाद हमारे हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए थे। अब हमें फ़िक्र माश तो नहीं था, मगर मेरे दिल में तरह तरह के ख़यालात उठते रहते थे। मोहल्ले में मैं एक बदकिरदार लड़की के तौर पर जानी जाती थी, वो भी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि एक मर्तबा मुझे कॉलेज से आने में देर हो गई थी और उस दिन मेरे किरदार पे बदकिरदारी का धब्बा लगा दिया गया था। मैं अपनी चारपाई पे बैठी एक मर्तबा फिर से माज़ी के उस बदबख्त दिन में खो गई, जिससे मेरी इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल दिया। आज मेरी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी जो शाम 5 बजे तक चली थी। जब मैं 5 बजे कॉलेज से बाहर निकली तो बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। वो लड़कियां जिन्हें वैन्स लेने आई हुई थीं वो तो अपनी वैन्स में चढ़ के घरों को चली गई, मगर मैं ही वो वाहिद लड़की थी जो या रिक्शे में या फिर पैदल अपने घर आती थी। और उस दिन मेरे पास किराया भी नहीं था। मैं कॉलेज से बाहर निकली और बारिश में चलना शुरू कर दिया। अभी मैं आधे रास्ते में थी कि बारिश और भी तेज़ हो गई, तो मुझे एक दुकान के अंदर रुकना पड़ा। दरअसल वो एक किराना स्टोर था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं वहीं पे खड़ी थी कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया, तो मैंने उछल के पीछे देखा तो एक नौजवान था जिसके चेहरे पर एक खबीसाना मुस्कुराहट सजी थी। मुझे देख के कहने लगा, मोहतरमा इतना डर क्यों रही हो? आओ आराम से अंदर बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। मौसम खराब है, कहोगी तो अपनी बाइक पे तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आऊंगा। घबराओ नहीं, मुझे अपना खैर ख़्वाह समझो। उसकी शैतानी बातें सुन के मेरा दिमाग घूम गया और मैंने भी कह दिया कि भाई साहब, ज़रा शर्म करें। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? मैं थोड़ी देर के लिए ही तो यहाँ रुकी हूँ, अभी चली जाऊँगी। आप अपनी हरकतों से बाज रहें। ये कह के मैं दुकान के दरवाजे पे आ खड़ी। पहले मैं थोड़ा अंदर खड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल बाहर के करीब खड़ी थी। मैं बाहर तेज बारिश को देख रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हालांकि ये वक्त नहीं था अंधेरा तेज होने का, लेकिन बारिश की वजह से दिन की रोशनी तकरीबन ख़त्म होने लगी थी। मैं बार बार पीछे मुड़ के भी देख रही थी। वो खबीस आदमी कुर्सी पे बैठा मुस्कुरा रहा था। तकरीबन मेरी ही उम्र का लड़का था, मगर इंतहा का बदतमीज़ था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक बिस्किट का पैकेट उठा के आ गया और कहने लगा, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि कॉलेज से वापसी पे आपको भूख लग रही है, इसीलिए ये खा लें। और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही आपको गलत निगाह से देख रहा हूँ। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा तो मुझे भी लगा कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने उसके हाथ से वो बिस्किट ले लिया, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके नहीं गई थी और कॉलेज में भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने उसी वक्त ही वो बिस्किट का पैकेट खोला और एक बिस्किट निकाल के खा लिया। मुझे मालूम नहीं था कि हमारे मोहल्ले का एक लड़का मेरी तरफ देख रहा है, और वो भी सामने वाली दुकान में बैठकर। और फिर उसने वीडियो भी बना ली और यहीं से मेरी तबाही का आगाज़ हो गया। मैंने 2-3 बिस्किट्स निकाले और फिर पैकेट वहीं पे रख दिया। बारिश भी कुछ हल्की हो चुकी थी। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल आई। मेरे चेहरे पर नकाब था। उस आदमी ने मेरी शक्ल ना देखी थी और ना ही उस वीडियो में मेरा चेहरा आया था, मगर मोहल्ले के लोग तो मुझे पहचान गए थे। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मोहल्ले की 3-4 खवातीन पहले से ही हमारे घर में मौजूद थीं। मुझे देखते ही कहने लगीं कि आ गई माँ की इज्जत का जनाजा निकाल के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। साइमा, तुम घर से निकल जाती हो और फिर इतनी शाम तक वापस आती हो। खाला रज़िया की बातें सुन के मेरे तो तोते उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। फिर मुझ पे वो इंकशाफ हुआ कि उन्हीं के बेटे ने ही तो सामने वाली दुकान में बैठ के मेरी वीडियो बनाई थी। जब उन्होंने मुझसे वीडियो का जिक्र किया तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। खाला, वो वीडियो सच है, मगर मैं वहाँ पे अपनी खुशी से नहीं रुकी थी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बस इसीलिए ही मैं वहाँ रुक गई। अगर मैं बाहर निकलती तो भीग जाती और फिर कोई हादसा भी तो हो सकता था।
میں نے रोते हुए कहा। अम्मी ने रोते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी मुझ पे एतबार नहीं है, लेकिन मैं क्या करती, जो सच था मैं वो बता चुकी थी। ये अलग बात थी कि रज़िया खाला और उनके साथ आई हुई मोहल्ले की 2 ख़वातीन को मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम बारिश की वजह से वहाँ पर रुकी थी, मगर तुमने उस आदमी से बिस्किट क्यों लिया? क्या लगता था वो शख्स तुम्हारा? बताओ ज़रा। जैसे ही खाला रज़िया ने दूसरा वार किया तो मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि चाहे वो आदमी मुझे बाद में ठीक लगा था, लेकिन मुझे उससे बिस्किट नहीं लेना चाहिए था। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो भूख से बिलख रही थी। घर आके तो वैसे ही मैंने खाना खाना था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने खाला रज़िया से कहा कि खाला रज़िया, वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं कॉलेज से भूखी आ रही थी, इसीलिए ले लिया। लेकिन मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, आप बात को इतना बढ़ा क्यों रही हैं? देखें, अम्मी कितना परेशान हो रही हैं, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, वरना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने रोंदी हुई आवाज़ में कहा तो खाला रज़िया ने मुंह बना लिया। और फिर एक और औरत कहने लगी कि बीबी, हमें ना बताओ अपनी पाक दामनी के किस्से। सारे मोहल्ले ने वो वीडियो देखी है, जब तुम गीली हालत में उस दुकान में खड़ी थी। बस जो भी हो, अब तुम्हारी इज्जत पहले जैसी नहीं रही, इसलिए ज़रा एहतियात से काम लेना। ये ना हो कि कल कल को कोई और वीडियो आ जाए और तुम्हारी माँ घर से निकलने के काबिल न रहे। उस औरत ने ये कहा और चारपाई से उठ खड़ी हुई। उसके पीछे खाला रज़िया और दूसरी औरत भी उठ गई। अम्मी अभी तक खामोश थीं। उनके जाने के बाद मैं अम्मी के घुटनों से लग के बैठ गई। अम्मी, क्या आप भी यही समझती हैं कि मैं झूठी हूँ? जैसे मैंने ये कहा तो अम्मी के ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो फूट फूट के रोने लगी। मेरी साइमा, मुझे तुम पे खुद से भी ज़्यादा यकीन है, मगर मेरा दिल फट रहा है। मैं जानती हूँ कि ये औरतें पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देंगी, और रज़िया का बेटा भी कितना शरीर है, इससे वीडियो बना ली। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। मैंने कितनी सारी ख़वातीन को तुम्हारे रिश्ते का कह रखा है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे रिश्ते के लिए आएगा। अम्मी की इतनी बड़ी तकरीर सुन के मैं भी अफसरदा हो गई कि वो कितनी दूर की सोच रही हैं। अम्मी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? आप फिक्र ना करें। मेरे हक में जो होगा वो हो के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और बाकी रही इन मोहल्ले की औरतों की बात, तो ये कुछ भी नहीं कर सकती। इनका काम है सिर्फ बातें बनाना। लेकिन अल्लाह ताला जिसकी चाहे इज्जत रखते हैं, और मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो अल्लाह ताला मुझे इस ज़माने में रुस्वा होने दे। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। मैंने रोते हुए अम्मी को गले से लगा लिया। अचानक से मैंने महसूस किया कि मैं अपने कमरे में अपने ही बिस्तर पर बैठी हूँ और बरामदे से अम्मी और दूसरी औरतों के हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं एक मर्तबा फिर से माजी के उस तल्ख तजर्बे से वापस आ चुकी थी, जिसने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख दिया था। आज तक लोग मुझे गलत निगाह से देखते थे, और इस वाक़े को आज पूरे 2 साल हो चुके थे। इसीलिए इसे हर कोई भूलने लगा था, मगर जब भी कोई रिश्ता हमारे घर आता तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाती और वो रिश्ता टूट जाता या फिर होता ही नहीं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि जो लोग हमारे घर पे आए हुए थे वो हमारे मोहल्ले के नहीं थे, बल्कि वो बहुत दूर से आए हुए थे, जिन्हें हमारे मोहल्ले की ही एक अच्छी खातून ने मेरे रिश्ते का कहा था। दरअसल बिल्किस आपा अम्मी की दोस्त थी। वो अम्मी की उम्र की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अम्मी की दोस्त थी, और सारे मोहल्ले की लड़कियां उन्हें बिल्किस आपा कहती थी। बचपन में उनके माँ बाप फौत हो गए और फिर बहुत जल्द ही जवानी की दहलीज पार करते ही उनकी शादी कर दी गई। इसीलिए कम उम्री में ही वो बड़े बड़े बच्चों की माँ बन चुकी थी। उनके बच्चे भी अब जवान थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी। उन्होंने ही ये रिश्ता भिजवाया था, और वो अब खुद भी साथ आई हुई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब अम्मी मुझे बाहर बुलाएंगी। मैंने खाने पीने का इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। किचन भी मेरे कमरे के साथ था और दरमियान में एक दरवाज़ा भी था। मैंने सोच लिया था कि जब अम्मी मुझे आवाज़ लगाएंगी तो मैं फ़ौरन से किचन से सामान उठा के बाहर पहुंच जाऊंगी। दरअसल वो लोग अभी अभी आए थे, इसलिए अभी तक अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया था। मैंने पिंक कलर का शलवार कमीज पहन रखा था, जो मैंने पिछली ईद पे बनवाया था। उसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आई हुई खातून मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं, जो शायद अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए आई हुई थी। अभी मैं यही सोच रही थी कि अम्मी की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। सायमा, बेटा जल्दी से चाय बना के ले आओ, और साथ में दूसरे लवाजमात भी ले आना। जैसे ही अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं फ़ौरन से किचन में घुस गई। चाय मैंने पहले ही बना दी थी, जो दम पे रखी थी। मैंने उसी वक्त चाय कपों में उंडेली और सारा सामान ट्रे पे सेट करके बाहर आ गई। मैंने ट्रे मेज़ पे रखी और अम्मी के साथ चारपाई पे बैठ गई।
मैंने नज़र उठा के देखा तो वो औरत मुझे ही देख रही थी। वो शक्ल से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे मिजाज की ज़रा सख्त लग रही थी। मेरा दिल डरने लगा कि इस बार भी अगर मोहल्ले की किसी औरत ने उस आने वाले रिश्ते में कोई गलत फहमियाँ पैदा कर दी तो ना जाने क्या होगा। क्योंकि अब अम्मी बीमार रहने लगी थी और सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। इसी वजह से अम्मी का ब्लड प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू किया। मुझे डर लग रहा था कि वो औरत मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है। कहीं किसी ने उसके कान तो नहीं भर दिए। अभी मैं यही सोच रही थी कि वो औरत कहने लगी कि ज़ुबैदा बहन, मुझे तो आपकी बेटी बड़ी अच्छी लगी है। बस अब आप रिश्ता पक्का करने की सोचें। हमारे अहमद के बारे में तो आपको बिल्किस ने बता दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई छान फटक करवानी है तो आप ज़रूर करवा लें। बस मैं चाहती हूँ कि शादी में ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि मुझे अपने बेटे के सर पे सहरा सजाने का बड़ा अरमान है और अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। और मेरे बेटे की भी उम्र हो गई है शादी की। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे ही अपनी जवानी ख़राब करता रहे। उस औरत की बातें सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। वो पहली औरत थी जो हमारे घर आके सीधा शादी की बात कर रही थी, वरना हर कोई कहता था कि घर जाके सोच के बताएंगे कि रिश्ता पसंद है या नहीं। मैंने अम्मी और बिल्किस आपा के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ पे भी मुस्कुराहट थी। उसी वक्त मैं वहाँ से चली गई तो पीछे से आवाज़ आई कि शायद बच्ची शर्मा गई है। बस अब आप बिस्मिल्लाह करें। मुझे इजाज़त दें तो मैं जो अंगूठी घर से लाई हूँ वो साइमा बेटी को पहना दूँ। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा दिल ज़ोर से धक धक कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अम्मी उस खातून को लेके अंदर आ जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अभी मैं वहीं पे बैठी थी कि वो सब के सब अंदर आ गए। उस औरत के हाथ में एक डिबिया थी। उसे वहाँ से एक अंगूठी निकाली और मेरे हाथ में पहनाते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो ये अहमद ने पहनानी थी, लेकिन अभी तो वो यहाँ है नहीं और मैं नहीं चाहती कि बार बार छोटी मोटी रस्मों में वक्त ज़ाया किया जाए। इसलिए तुम मुझसे गुजारा चला लो। बाकी आगे हर चीज़ तुम्हारी मर्जी और पसंद के मुताबिक होगी। ये कह के उस खातून ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे प्यार दिया तो मेरा दिल भर आया। मेरी आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई। मैं सोच रही थी कि वाकई में अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वैसे मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन अम्मी पिछले 4-5 सालों से मेरी शादी के ख्वाब बुन रही थी। दरअसल उन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और आज वो वक्त आ गया था कि अम्मी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर बाद वो खातून और बिल्किस आपा हमारे घर से जा चुकी थी। अम्मी से मैंने सुना कि वो खातून अपने ड्राइवर के साथ बड़ी सी गाड़ी में आई हैं, तो उसी वक्त ही मैं कमरे से निकल के सीढ़ियाँ फलांगती हुई छत पे पहुंच गई। हमारे घर में 2 कमरे, किचन और बाथरूम था और उन्हीं के ऊपर छत बनाई गई थी। मतलब सीढ़ियों के ज़रिए हम छत पे जाया करते थे। मैं जैसे ही छत पे गई तो वो खातून अभी गली में चलती जा रही थी, क्योंकि गली छोटी थी और उनकी गाड़ी शायद बड़ी थी, जो गली के नुक्कड़ पे खड़ी थी। और फिर जैसे ही मेरी नज़र सामने वालों के दरवाजे पे गई तो मेरा दिमाग फटने लगा। वहाँ से एक औरत निकली और उस खातून को रोक लिया जो मेरी होने वाली सास थी, जिनका नाम अम्मी ने सायरा बताया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारी हमसाई ने उन्हें क्यों रोका है। वो उन्हें कुछ कह रही थी और उनके चेहरे पे अजीब से तासुरात आ रहे थे। मेरा दिल एक मर्तबा फिर से धक धक करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिर से लोगों ने साजिशें करना शुरू कर दी हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई और हमारी हमसाई भी अपने घर के अंदर चली गई। उसी वक्त ही मैं रोते हुए नीचे उतर आई और अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी भी परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने मुझ पे अपनी परेशानी जाहिर ना की थी। मेरी परेशानी देख के वो कहने लगी कि साइमा बेटा, तुम फिक्र न करो। पता नहीं वो औरत क्या कह रही हो, शायद अपनी कोई बात कर रही हो या फिर वैसे ही वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? अल्लाह सब बेहतर करेंगे। और अब तो मंगनी की रस्म भी हो चुकी है और वो कह रही हैं कि मैं 2-4 दिनों में उन्हें शादी की तारीख भी दे दूं। तुम फिक्र न करो, सब अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अम्मी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। अब ये सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात को मुझे नींद नहीं आई थी। जैसे ही अगली सुबह हुई तो मेरा दिल एक मर्तबा फिर से ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा कि ना जाने आज क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज उस खातून की कॉल आएगी और वो कहेंगी कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि मेरी सोच से भी बुरा हुआ। दोपहर को हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे मेरी होने वाली सास अकेली नहीं, बल्कि वहाँ एक और औरत भी थी। वो दोनों हमारे घर के अंदर आईं और आते साथ ही अम्मी के बारे में पूछने लगी। अम्मी मोहल्ले में गई हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैं अभी कॉल करके बुला देती हूँ। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी तो बात कर लेंगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैं उनके लिए पानी लेने के लिए किचन में चली गई और वहाँ जाके अम्मी को कॉल कर दी।
दरअसल अम्मी का तो मोबाइल नहीं था, मगर अम्मी बिल्किस आपा के घर गई थी, इसीलिए मैंने बिल्किस आपा की बेटी मेहरू के नंबर पे कॉल कर दिया और उससे कहा कि अम्मी को जल्दी घर भेज दो। 2 मिनट के अंदर अम्मी घर आ चुकी थी और अभी तक मैं किचन में ही थी। और फिर जैसे ही मेरी समातों से ये अल्फाज टकराए कि साइमा के बारे में तो आपके मोहल्ले वाले गलत बातें बता रहे हैं, इसलिए हम दोबारा से तसल्ली करने आए हैं। हमें भी यही लग रहा था कि कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि साइमा बेटी ऐसी तो नहीं लगती। मेरी होने वाली सास ने कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने खुद को स्लेब के साथ लगा लिया। उस औरत ने अपना असल रंग दिखा दिया था। हमसाई होने के बावजूद भी उसने हमें डस लिया। अम्मी उनसे कह रही थी कि ऐसी बात नहीं, लोग वैसे ही बातें बनाते हैं। दरअसल मैं बेवा खातून हूँ और मैंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है, इसीलिए लोग जलते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बिल्किस से पूछ लें या फिर मोहल्ले की उन खवातीन से पूछ लें जो इज्जतदार हैं। ऐसे लोगों की बातों पर एतबार न करें। अम्मी ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी, वरना वो हमेशा टूट जाती थी। मगर बच्चों के मामले में माएँ हमेशा इतनी मजबूत हो जाती हैं कि किसी को यकीन ही नहीं आता। अम्मी की बात सुन के वो औरत फिर से कहने लगी कि हाँ, हमें भी यही लगा था। इसीलिए हमने सोचा कि रिश्ता ख़त्म करने से अच्छा है कि हम खुद जाके तसल्ली करें। और आपसे तसल्ली करने से पहले हमने मस्जिद के इमाम साहब से भी पता किया। वो भी यही कह रहे थे कि बच्ची के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन हमारा आना तो बनता था, क्योंकि हमने तसल्ली जो करनी थी। मैं चाय लेके बाहर आ चुकी थी। मैं जाने लगी तो उस खातून ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी कि साइमा, बेटा एहतियात से, इस ज़माने में चलना पड़ता है, वरना लड़कियों के दामन पे दाग लग जाते हैं। तुम अब मेरी बेटी बनने वाली हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें समझा लूं। मेरी बात का बुरा मत मनाना। अहमद बहुत अच्छा है, वो दूसरे लोगों की तरह नहीं। वो तुम पे एतबार करेगा। जैसे उन्होंने ये कहा तो मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट के नीचे गिरने लगे, मगर ये खुशी के आंसू थे। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। मेरे सारे दुख तकलीफ ख़त्म हो गए थे। हमेशा जब भी रिश्ता आता तो मुझे ये डर लगा रहता कि जब रिश्ते वालों को सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेंगे, और अगर शादी के बाद सच्चाई पता चली तो क्या होगा। और अब सब कुछ हो चुका था। उन्हें शादी से पहले मेरे बारे में सब कुछ मालूम भी हो गया था और गलत फहमियाँ भी क्लियर हो गई थी, इसलिए मुझे कोई डर या खौफ नहीं रहा था। वो लोग आज खाली हाथ आए थे, क्योंकि वो अम्मी से मालूम करने आए थे कि वो सब झूठ है या सच। लेकिन इस बार वो कह के गए थे कि अगली बार जब वो आएंगे तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि वो डेट फिक्स करने के लिए आएंगे और अपने साथ मेरे लिए बहुत कुछ लाएंगे, क्योंकि ये उनके यहाँ की एक रस्म है। उनके जाने के बाद हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। अम्मी कह रही थी, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को रुस्वा और जलील नहीं करते। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। 3 दिन बाद जब वो हमारे घर आए तो वो बहुत ज़्यादा लोग थे। दरअसल वो तारीख रखने के लिए आए थे। इस बार मैंने पहली मर्तबा अहमद को देखा। वो वाकई में बहुत अच्छे थे, जिस तरह उनकी माँ ने बताया था। उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वो देखने में भी अच्छे थे और बात करने का अंदाज तो इतना अच्छा था कि अम्मी बार बार उनकी तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग शादी की तारीख रख के जा चुके थे। अम्मी ने पहले ही मेरा सारा जहेज बना रखा था, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से वो मेरी शादी के इंतज़ार में थी। अम्मी ने उनसे 15 दिन का वक्त मांगा था, क्योंकि कुछ तैयारियां अब भी रहती थीं। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा था। मैं हमेशा अहमद के बारे में सोचती रहती, क्योंकि मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई थी और मैंने बस उसने ज़िंदगी में एक मर्तबा डेट फिक्स वाले दिन ही देखा था। इसके बाद ना ही उन्होंने मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश की और ना ही मैंने कोई कोशिश की, क्योंकि मेरे पास कोई नंबर नहीं था। और अगर होता भी सही तो मैं ना करती, क्योंकि इस तरह सामने वाले को यही लगता है कि पता नहीं लड़की कैसी है, एक अनजान शख्स को कॉल करती। ये सिर्फ मेरा नज़रिया था। हालांकि लोग तो यही समझते हैं कि अपने होने वाले शौहर से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लगता था। मुझे यही ठीक लगता था कि जब शादी होगी तो बात भी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द हो जाती है। लेकिन अगर कोई अच्छा ना हो तो शादी से पहले चाहे जितनी भी बातें की जाएं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। अब सिर्फ शादी में 10 दिन रहते थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि वहाँ पर बिल्किस साहबा की बड़ी बेटी मेहरू आ गई, जो मुझसे छोटी थी मगर उसकी मुझसे बहुत बनती थी। कहने लगी, साइमा आपा, आपने शादी की शॉपिंग शुरू की है या नहीं? अगर नहीं की तो मैं आपके साथ चलूंगी, आप तो बहुत बोरिंग हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊंगी। अहमद भाई आपको देख के ही फिदा हो जाएंगे। जैसे ही मेहरू ने ये कहा तो मैंने अपना चेहरा छुपाया। मेरा चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हूँ।
हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अहमद को एक मर्तबा देखा था, लेकिन उसका नाम लेने पे मैं इतना शर्मा जाती थी कि मुझे खुद को ही समझ नहीं लगती थी कि ये कौन सा रिश्ता है जो हमारे दरमियान निकाह से पहले ही बन गया है। मैंने महरू से कहा कि अम्मी कह रही हैं कि कल मैं अपनी शॉपिंग के लिए चली जाऊं, तो तुम भी आ जाना। हम दोनों अम्मी के साथ जाएंगी। बाकी चीज़ें तो अम्मी ने खरीद ली हैं, बस मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें लेनी हैं और कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। कुछ देर महरू हमारे घर पे बैठी रही। अम्मी ने हम दोनों के लिए चाय भी बनाई। अभी थोड़ी देर बाद मेहरू वहां से चली गई। रात का वक्त करीब था। मैं किचन में गई और खाना बना लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब कोई दुख बाकी नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी सबसे बड़ी मुश्किल मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि इंसान की जिंदगी की मुश्किलात कभी भी खत्म नहीं होती। इंसान मरता है तभी मुश्किलात खत्म होती हैं। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान साबित होने वाली थी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। अब शादी में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए थे। मेरी शॉपिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और अम्मी ने भी हर चीज़ तैयार कर ली थी। अम्मी ने वो 2 तोले जेवर जो कभी उनका था अब मेरे लिए बनवा दिया था। वो एक नए डिज़ाइन का सेट था जो बहुत खूबसूरत था। मैंने तो अम्मी से कहा था कि वो अपने वाला डिज़ाइन ख़राब ना करें, लेकिन वो कहती थी कि वो पुराने ज़माने का है, वो मुझे खूबसूरत देखना चाहती हैं। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आज मेरी मेहंदी का दिन था। सुबह सुबह का वक्त था। हम दोनों माँ बेटियां घर पे अकेली थी, क्योंकि शाम में मेहंदी का फंक्शन था और शाम में ही मोहल्लेदारों ने आना था। लेकिन शाम से पहले बिल्किस आपा की फैमिली आ गई, जिन्होंने अम्मी और मेरे साथ थोड़ी बहुत मदद करवाई। और फिर जैसे ही मोहल्ले की खवातीन आने लगी तो मैं कमरे में मेहंदी का जोड़ा पहन के बैठ गई। मेरे साथ मोहल्ले की कुछ लड़कियां भी बैठी थीं, जो मुझे अहमद के नाम से छेड़ रही थीं। हर कोई मेरे नसीब पे रश्क कर रहा था, क्योंकि सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि अहमद बहुत ज़्यादा अमीर है। दरअसल वो एक सरकारी जॉब करता था। वो एक सरकारी बैंक में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी और वो ख़ानदानी मुस्तहकीन भी थे, यानी कि उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में रुपए पैसे की शुरू से कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन जब से मैंने सुना कि वो माली तौर पे अच्छे हैं तो मैं भी अंदर से बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशात जो मैं अपने दिल में दबा के रखती थी अब मैं उन्हें पूरा कर सकती थी। अभी हम वहीं बैठे थे कि बाहर शोर मचा के दूल्हे वाले आ गए। वो लोग मुझे मेहंदी लगाने आए थे। उन्होंने मेरा मेहंदी का जोड़ा पहले ही भिजवा दिया था, लेकिन आज वो अपने साथ एक सूटकेस लाए थे जिसमें मेरे लिए कुछ और चीज़ें, बारात का जोड़ा और मेकअप वगैरह था। मुझे कमरे से बाहर लाया गया। मैं सोफे पे बैठी थी। मेरे चेहरे पे पीले रंग के दुपट्टे का घूंघट था। मेरा सारा सूट भी पीला था। शुरू में मुझे पीला रंग अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा था कि मैं मस्टर्ड कलर या फिर ग्रीन कलर का मेहंदी का सूट लूंगी, लेकिन ये दूल्हे वालों की तरफ से आया था और मेरी सास ने मुझसे पूछा भी था कि बेटा ये तुम्हें पसंद है या नहीं। उस वक्त मैंने कह दिया कि मुझे पसंद है, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था कि इस तरह उनका दिल टूट जाएगा। मुझे पहले ही अम्मी ने समझा दिया था कि ससुराल वाले सिर्फ एक ही हालत में खुश होते हैं, जब उनकी हर बात मानी जाए। मैं खुद पे जबर नहीं कर रही थी, बस मैं खुद को उनके रंग में रंग रही थी, ताकि आगे चल के मुझे आसानी हो। आज अहमद भी उनके साथ आए थे, क्योंकि उनके यहाँ कंबाइन मेहंदी करने का रवाज था। मेरे चेहरे पर घूंघट था। मैंने अहमद को नहीं देखा था और ना ही उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन वो मेरे साथ सोफे पर बैठे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे वो मेरे अपने हैं। अभी निकाह नहीं हुआ था, निकाह में अभी कुछ वक्त था। ये मेरी सास का ही मशवरा था कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह हो जाएगा। मेहंदी की रस्म अदा होने के बाद निकाह खां आए और हम दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद तो मेरे अंदर जैसे सुकून भर गया। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ रखा था कि निकाह में बहुत ताकत है। निकाह के बाद दो अनजान दिल एक हो जाते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि वो दो अलहदा अलहदा इंसान हैं। मुझे भी बिल्कुल यही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अहमद को बरसों से जानती हूँ, हालांकि आज वो दूसरी मर्तबा हमारे घर आए थे और मैंने उनका चेहरा आज नहीं देखा था। निकाह होने के बाद मुझे दोबारा अंदर ले जाया गया और बाहर मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था। अहमद बाहर मौजूद थे। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और मेरे चेहरे पे अब कोई घूंघट भी नहीं था। मैं खिड़की से अहमद को देख सकती थी और वो भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने शर्मा की नज़रें झुका लीं और जब दोबारा देखा तो तब भी वो मुझे देख रहे थे। तो फिर मैंने महरू से कह दिया कि ये खिड़की बंद कर दो, मुझे शर्म आ रही है। उसने भी मुस्कुराते हुए वो खिड़की बंद कर दी और बंद करने से पहले अहमद को इशारा भी कर दिया कि अहमद भाई आपकी दुल्हन का हुक्म है। और फिर महरू ने खिड़की बंद कर दी और आके मुझे बताया कि वो भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जज्बा इतना खूबसूरत था कि मेरे हाथ पाँव फूल रहे थे। मेरे चेहरे पर से लाली अलहदा नहीं हो रही थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हूँ, या शायद फिर सभी लड़कियाँ इसी तरह खुश होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी थी। तकरीबन 2 ढाई साल तो मैंने खुद पे बदनामी का दाग महसूस किया, जो अब मुझे लग रहा था कि कहीं भी नहीं रहा, और आखिरकार ये रात भी ख़त्म हो गई। सारी रात मुझे खुशी से नींद नहीं आई, और फिर सुबह की अज़ानों के साथ ही मैं उठ खड़ी हुई। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर जाए नमाज़ पे बैठ के अपने लिए अपनी ज़िंदगी के उस नए आगाज़ की दुआएँ माँगने लगी। वक़्त तो जैसे पहिए लगा के बढ़ रहा था। दोपहर से शाम हुई और फिर शाम से रात भी हो गई। रात के 8 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में बिल्कुल तैयार बैठी थी। मैं अभी मेहरू के साथ पार्लर से वापस आई थी। दरअसल हमारे मोहल्ले में ही एक पार्लर था जो एक लड़की ने खोल रखा था, और वो पैसे भी मुनासिब लेती थी और तैयार भी बहुत अच्छा कर देती थी। मेहरू बार-बार मेरी तारीफ़ कर रही थी। वो कह रही थी कि साइमा आपा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप पे ये सुर्ख़ रंग बहुत जच रहा है। देखिएगा अहमद भाई जब आपको देखेंगे तो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएँगे। मेहरू की बातें मेरे दिल के तार छेड़ रही थीं, और आखिरकार बारात भी आ गई। बारात के आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान निकल रही है, क्योंकि अब मैंने ये घर और इस मोहल्ले को छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए अहमद की ज़िंदगी में चले जाना था। कुछ देर के बाद बारात ने खाना खा लिया, रुखसती का शोर उठा। रुखसती के वक़्त मुझे अब्बा की बहुत याद आई। कमरे में उनकी तस्वीर लगी थी, जिसे देख के मुझे और भी रोना आ रहा था। फिर अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरा हाथ अहमद के हाथ में दे दिया, जो कमरे के अंदर ही आए हुए थे। थोड़ी देर के अंदर ही मैं गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल आ गई। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। अहमद बाहर रह गए, क्योंकि उनके ख़ानदान में ये रवाज था कि बारात के आने के बाद लड़कियां और ख़वातीन लड़की के साथ अंदर कमरे में बैठ जाती हैं और दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। वहाँ पे चाय का दौर चल गया। क्योंकि ये एक सर्द रात थी, अंदर बहुत सारी लड़कियां मेरे पास बैठी थीं और मुझे छेड़ रही थीं, मगर मुझे रोना आ रहा था। मुझे अम्मी और अब्बा की याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज अब्बा होते तो वो कितना खुश होते, और दूसरा मुझे अम्मी की भी फ़िक्र हो रही थी कि मेरे बगैर उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। मैंने उनसे पहले कहा था कि मैं वहाँ पे शादी करूँगी जो लड़का घर दामाद बनना चाहे, मगर आजकल के ज़माने में कौन घर दामाद बनता है, फिर वो भी गरीब लोगों के घर का। अम्मी के कहने पे ही मैंने अपनी ये ज़िद छोड़ी, और अब मैं उस मकाम पे आ बैठी थी कि मैंने अम्मी को बहुत पीछे छोड़ दिया। अचानक से मेरी सास कमरे में आई। उनके हाथ में एक शॉपर था। आते साथ ही वो लड़कियों से कहने लगी कि चलो लड़कियों, अब बाहर चलो, दुल्हन थक गई होगी, और फिर खाना भी तो खाना है इन लोगों ने। लड़कियां हंसती मुस्कुराती एक दूसरे से बातें करती वहां से चली गईं। अब मेरी सास कमरे में अकेली थी। मैं उस शॉपर की तरफ देख रही थी, ना जाने उसमें क्या था। फिर मेरी सास ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझसे कहने लगी कि बेड से नीचे उतरो। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि जो वो मुझे नीचे उतरने और फिर कमरे से निकलने का कह रही हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कमरे से निकलने का नहीं कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बेड से उतार रही हैं। तो इसका यही मतलब है कि वो कह रही हैं कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मैंने खुद पे ज़ब्त किया और अपना लहंगा संभाल के बेड से नीचे उतर आई। मुझे नीचे उतरा हुआ देख के उन्होंने सोफे पर से वो शॉपर उठाया और उसे खोल के एक बड़ी सी सफ़ेद चादर निकाली, और फिर वो चादर बेड पे बिछाते हुए मुझसे कहा कि ये हमारे ख़ानदान की एक रस्म है। सुबह अहमद को इस चादर पे तुम्हारी पाक दामनी का सबूत दिखाना होगा। अगर तुम पाक दामन साबित हो गई तो वलीमा होगा, वरना तुम्हें तलाक हो जाएगी। ये हमारे ख़ानदान की एक रस्म है। तुमने घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये सभी लड़कियों के साथ होता है। ये कह के उन्होंने वो चादर बेड पे बिछा दी, फिर मेरे सर पे हाथ रख के वहाँ से चली गई। मैं अब भी खड़ी थी, मैं बेड पे बैठी नहीं थी। मेरे आंसू निकलते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरे बारे में गलत बातें सुनी थी, इसीलिए ही मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हैं, वो भी एक अलग अंदाज से। मेरा दिल खौफ के मारे फटने को था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी एक जवान लड़की थी और इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो जाहिल खवातीन और बूढ़ी बुजुर्ग औरतों की तरह ये मान लेती कि अगर सफ़ेद चादर पे मेरी पाक दामनी का दाग न लगता तो इसका मतलब होगा कि मैं पाक दामन नहीं हूँ। ये पहले ज़माने की बातें थीं, मगर अब इनका कोई वजूद नहीं था। मगर मेरे ससुराल में एक रस्म बन चुकी थी। अभी मैं दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी थी कि एक मर्तबा फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला, और इस बार कोई और नहीं बल्कि अहमद अंदर आए। उनके आने के बाद मैंने जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किया और खामोशी से वहीं पे बैठी रही। वो दरवाज़ा बंद करके मेरे करीब आ चुके थे। साइमा, क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? परेशानी की कोई बात नहीं,
ये तुम्हारा अपना घर है और अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा। तो मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं फूट फूट के रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी यही रस्म चाहते होंगे। फिर उन्होंने एक नज़र बेड पे डाली तो एक ठंडी आह भरी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेड पे बिठा दिया और ख़ुद भी वहीं बैठ गए। फिर कहने लगे, सायमा, ये बहुत बुरी रस्म है। मैं इससे नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। हमारे ख़ानदान में ये बहुत पहले से चलती आ रही है। मैं बचपन से ये रस्म देखता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए मैं अम्मी को इनकार नहीं कर सकता। मगर तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो पाक दामन हो ना। फिर तुम क्यों रो रही हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैंने और ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी यही समझ रहे हैं कि अगर मैं पाक दामन हुई तो इस सफ़ेद चादर पे मेरी पाक दामनी का दाग ज़रूर लगना चाहिए। मुझे दोबारा से रोता हुआ देख के वो परेशान हो गए और कहने लगे, बताओ तो सही, तुम क्या कहना चाहती हो। जैसे ही उन्होंने हमदर्दी से ये कहा तो मैंने भी अपना दिल खोल के उनके सामने रख दिया। मैंने रोते हुए कहा कि अहमद, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ और सुन रखा है कि ज़रूरी नहीं कि दाग लगना ही पाक दामनी का सबूत है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने अच्छे नंबरों से अपना कॉलेज भी पास किया और मैं अपनी किताबों में पढ़ चुकी हूँ कि ये सब ज़रूरी नहीं। 60% ख़वातीन वो दाग नहीं लगा पाती जो दूसरों की नज़रों में पाक दामनी का सबूत समझा जाता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे? मैंने रोते हुए कहा। फिर उनके कंधे पे हाथ रख दिया। वो मेरी पीठ सहलाने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर तुम दाग ना लगा पाई तो तुम बदकिरदार होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहली नज़र में ही तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई देख ली थी जो मैं चाहता था। तुम जानती हो, आज तक अम्मी ने मेरे सामने बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें रखी, लेकिन मैंने किसी को भी पसंद नहीं किया, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में एक सच्चाई नज़र नहीं आती थी, बल्कि चालाकी नज़र आती थी, जो आजकल की हर लड़की की आंख में होती है। मगर जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो एक नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मासूमियत बता रही थी कि तुम्हें ज़माने की हवा छू के भी नहीं गुजरी। तुम फिक्र ना करो, अगर आगे चल के कोई मसला बना तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अभी तुम रिलैक्स हो जाओ और कपड़े वगैरह चेंज कर लो, कोई फ़िक्र की बात नहीं। उन्होंने कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में सुकून भर गया हो। मैं उसी वक्त ही बेड से उतरी और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। हमारे कमरे के साथ एक अटैच बाथरूम भी था। मैं अंदर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बाथरूम बड़ा ही आलीशान था। ऐसा तो मैंने सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा था। थोड़ी देर बाद मैं खुद को रिलैक्स करके चेंज करके बाहर आ चुकी थी। जैसे ही मैं बाहर आई तो मैं शर्मा के रह गई, क्योंकि उन्होंने कमीज़ उतार दी थी और सोफे पे बैठे अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे देख के उन्होंने इशारा किया और अपनी तरफ बुला लिया, तो मैं भी झिझक के साथ उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और फिर वो अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, और फिर मैं हाथों को अपने लबों से लगा लिया। ये उनका इज़हार मोहब्बत था और मेरा इज़हार मोहब्बत मेरी खामोशी ही था। फिर हमारे दरमियान भी वही हुआ जो हर शादीशुदा जोड़े के दरमियान होता है, और उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए जब मैं पाक दामन साबित हो गई, क्योंकि अहमद ने कुछ और ही सोच रखा था। जब सुबह मेरी सास हमारे कमरे में आई और इस चादर का मुतालबा करने लगी जिसमें मैंने अपनी पाक दामनी का सबूत दे दिया था और मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मगर अहमद ने कहा कि अम्मी, मैं इस फजूल रस्म को नहीं मानता। प्लीज़ आप इस चीज़ का मुतालबा मुझसे मत करें। मैं इस रज़म को यही ख़त्म करता हूँ, जिन्होंने लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। मैं आपकी इस फरसुदा रस्म का हिस्सा नहीं बनूँगा। प्लीज़ आप सबको बाहर जाके कह दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अहमद की बात सुन के मेरी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। आंसू बाहर छलकने ही लगे थे, मगर मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया। मुझे एहसास हो रहा था कि अहमद वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है, वो शादी के दूसरे ही दिन तो आगे चल के ना जाने उन्होंने मुझे कितना महफूज़ रखना था। मेरी सास के जाने के बाद मैंने अहमद को गले से लगा लिया। मैं रो रही थी, मगर वो मेरी पीठ सहलाते हुए कह रहे थे कि तुमने क्या सोचा था कि मैं ये फ़रसूदा रस्म निभाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज ये ज़्यादा ख़राब ना भी होती फिर भी मैं अम्मी से यही कहता, लेकिन इस तरह तुम्हें परेशानी होती कि मैं तुम्हारी वजह से ये कह रहा हूँ। मगर नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि हर उस लड़की की वजह से कहा जो इस फरसूदा रस्म का हिस्सा बनती है। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे ख़ानदान में ये रस्म दम तोड़ देगी। उन्होंने मुस्कुरा के मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और यहीं से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। थोड़ी देर बाद अम्मी नाश्ता लेके आ गई। मैं इतनी खुश थी कि अम्मी भी मुझे देख के मुस्कुराने लगी। आज हमारा वलीमा एक बहुत बड़े होटल में था। जब हम वलीमा ख़त्म करके घर वापस आए तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज अहमद मुझे रेस्ट करने देंगे।
लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे पर थकावट देखी तो मुझसे कह दिया कि कपड़े चेंज करके सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, सारी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए। अहमद की ये बातें मेरा दिल बाग बाग कर देती थीं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। मेरी सास तो वैसे ही अच्छी थी, बस उस फरसुदा रस्म की वजह से उनकी इज्जत मेरी नज़र में ज़रा सी कम हुई थी, मगर एक मर्तबा फिर से उनकी इज्जत मेरी नज़रों में बहाल हो गई। मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। पूरे 13 महीनों बाद जब मैंने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया तो उस दिन अहमद ने मुझे वो प्यार दिया जो उन्होंने पहले नहीं दिया था। बेशक पहले भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें मुकम्मल कर दिया, और सच कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने इंतज़ार किया, मोहल्लेदारों की बातें सुनी, खुद पर तोहमतें लगवा के घर में छुपती फिरती रही, मगर फिर अल्लाह ताला ने मेरा मुस्तकबिल इतना रोशन कर दिया कि जैसे 14वीं का चमकता हुआ चांद हो। आज मोहल्ले की वही ख़वातीन मेरी किस्मत पे रश करती हैं। जब मैं अहमद के साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अम्मी के घर जाती हूँ तो लोग अपनी छतों पे खड़े होकर मुझे देखते हैं तो मेरा सीना फ़ख्र से फूल जाता है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह हर लड़की को अहमद जैसा जीवन साथी दे।